वेलकम बैक। अब हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडॉक जजेस की तैनाती के हवाले से 2 नामों की मंजूरी दी है। उस हवाले से बात करते हैं। मैं सलमान अनीस साहब से जानना चाहता हूं कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां आलम खैल जो हैं उन्होंने पहले माजरत की थी, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम जो है वो सामने आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसी तरह जैसे सरदार तारिक मसूद का नाम भी सामने आया है। इससे पहले 3 जजेस जो हैं वो माजरत भी कर चुके हैं। तो क्या वजह है कि उन 3 में से सिर्फ जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की ही सिफारिश की गई, बावजूद इसके कि वो इससे पहले माजरत कर चुके हैं? पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज दिखाया है गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने इस सारी प्रोसीडिंग में, और उसमें उन्होंने कहा है कि जज साहब ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और वो इस तरह का प्रेशर जो है वो नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने अब ये अगेन डिस्कशन यही चल रही है कि गालिबन चीफ जस्टिस जो हैं वो उनको एक दफ़ा आमादा करने की कोशिश करेंगे और ऑफ़र गवर्नमेंट की बताएंगे कि ये ऑफ़र स्टैंड करती है, इफ़ ही इज़ विलिंग टू टेक इट और नॉट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो इस ऑफ़र को लेते हैं या नहीं। ये सारी बात बहुत मज़ाक़ा खेज़ और एक दफ़ा फिर कंट्रोवर्शियल हो गई है और ये काम होना ही नहीं चाहिए था। मैं कल भी यही जिक्र कर रहा था कि पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, एंड जिस किस्म का इस वक्त सियासी माहौल है और माहौल में जो तनाव है और जो हम डेली बेसिस के ऊपर मामलात बिगड़ते हुए देख रहे हैं, उसके अंदर इस किस्म के मामले को लेके ही नहीं आना चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस। ये जो एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट वाला मामला है, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये मज़ीद जो है वो हुकूमत के लिए और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए जगसाई का जो है वो बाइस बन रहा है। इस किस्म के माहौल में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि कंट्रोवर्सीज़ ना हों, उनको जितना अवॉइड किया जा सके वो ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपके तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो शदीद दबाव में हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो फॉर दैट मैटर, या आपके इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों। तमाम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो इन चीज़ों को लाइट करने के लिए, इस प्रेशर को कम करने के लिए इकदाम करने चाहिए, ना कि इसके ऊपर जो है ना वो जलती पे तेल का काम जो है वो आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है, और जो ऑफर गवर्नमेंट की मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को दी जाएगी उसके बाद क्या वो प्रेशर आपको लगता है कि रिलीज हो जाएगा? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बड़ा इदारा है, उसने बाकायदा तौर पर 2 नामों की आज मंजूरी दे दी है। अब अभी तक ये तय नहीं है कि वो कबूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक का तो कंफर्म है कि कबूल करें, दूसरे साहब जो हैं मजहर आलम साहब का है मामला, उसके ऊपर देखते हैं कि क्या मामला चलता है या नहीं चलता। रिगार्डलेस मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, देखें न कि आप भी जो है ना वो फिर मज़े लेते हैं। भाई ये सारा पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी एट द फर्स्ट प्लेस, जब वहाँ पे आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जजेस की ऑलरेडी सीट्स अवेलेबल हैं, वो वेकेंट हैं, उनको फिल करें, एलिवेट करें जो ऑलरेडी आपके पास जुडिशरी के अंदर पूल मौजूद है। अगर प्रेशर है केसेस का, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियसली 55-56 हज़ार केसेस का बैकलॉग है, तो अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत फर्टाइल दिमाग हैं, बहुत अच्छे काबिल ज्यूरिस्ट हैं, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी आम बात है। वैसे तो जैसे सर तारिक मसूद का आपने कहा कि वो फाइनल है, उनके हवाले से भी था कि नासाजी तबा की वजह से उनके मसाइल थे, बाहर वो आने वाले वक्त में मजीद बातें हो जाएगा। मैं आज़म चौधरी खड़ा हुआ है, पीपल डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस ना, नकी साहब, यू नो। यस, ये एक बुनियादी मामला है। आपने अभी इंसाफ की बात की है, आज़म चौधरी साहब, क्या ये 2 एडॉक जजेस की तैनाती के बाद मुल्क में इंसाफ का अमल तेज हो जाएगा? देखें, ये अभी भाई साहब ने बड़ी रेलेवेंट बात की है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या मुल्क के अंदर अगर 58,000 केसेस पेंडिंग है, वो पिछले कोई 1 हफ्ते के दौरान वो सारे केसेस इकट्ठे हो गए या कई सालों के दौरान ये केसेस इकट्ठे हुए हैं? क्या जरूरत पेश आई कि जब एक आपका फुल कोर्ट एक फैसला दे रहा है उसके फौरी बाद आप एडहॉक जजेस को लेके आ रहे हैं और उसमें वाज़े तौर पर एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि जो 8-5 का फैसला था उसके लिए आप नंबर गेम जो है वो चेंज करने के लिए शायद आप एडहॉक जजेस लेके आ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की स्कैम गोइयां इसके ऊपर शुरू हो गई जबकि ये जरूरत नहीं थी। इसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर लें आज़िम चौधरी साहब, और वो ये कि चीफ जस्टिस ने आज जो है जो गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने इसका बरमला इजहार किया है कि ये एडहॉक जजेस का मामला जो है ना वो 2 हफ्ते पहले नहीं शुरू हुआ, वो 4 महीने से जो है वो एडहॉक जजेस को ऐड करने की बात कर रहे थे, और गालिबन जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनके साथ अग्री भी की। ये देखें सारी चीजें। एक और बात है, एक और बात इसमें सिर्फ आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नाम उस पर गौर नहीं किया गया और बहुत सारी बातें उसमें डिस्कशन हुई हैं,
وہ میں کیا آپ ہوئی کی میں طرف آگے آتا بتاؤں گا. ہوں. وہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ, وہ بڑی اہم باتیں ہیں جو رائے صاحب آپ کے پاس خبر کی شکل میں موجود ہے. آدم چودھری صاحب آپ جی پلیز کمپلیٹ کر لیجیے گا, لیکن اس میں ایک وضاحت جیسے جی چلے آپ کر لیں. جی بتائیے. اعظم چودھری صاحب اس میں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں, نئے چیف جسٹس, یہ بات بھی تھی کہ نئے چیف جسٹس آ کے کر لیں. عمر ایوب صاحب نے آج مشورہ دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان پہ چھوڑ دیا, بلکہ شبلی فراز صاحب نے خط بھی لکھا ہے. تو اس میں بھی ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ نئے چیف جسٹس 1 سال تک ایڈ ہاک ججز تعیناتی نہیں کر سکتے. یہ بھی تھوڑا بتاتے جائیے گا, ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. اچھا, ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن ایڈہاکزم اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے, اور جو فرٹائل لوگ پیچھے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے, اور وہ لوگ آگے ہیں شاید وہ بہتر پرفارم کریں. اور جو آپ ایڈ ہاک ججز کو لے کے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر دیکھیں اعتراضات تو آئیں گے, ابھی بھی اعتراضات آئے ہیں, اس کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا, ان کے اوپر ٹرولنگ بھی شروع ہوئی ہے, جس کی وجہ سے 3 ججز انہوں نے انکار کیا, لیکن اس کے باوجود ایک جج جسٹس مظہر عالم صاحب کو دوبارہ اس میں شامل کیا گیا, جبکہ 3 ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر تھے, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیر صاحب, جسٹس یحییٰ افریدی صاحب, ان تینوں نے اس پہ آدم صاحب یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں, سپریم جوڈیشل کمیشن ہے, کونسل اور ہے, یہ کمیشن ہے. سوری معذرت. اور کہ اگر ایک جج اس پہ انکار کر چکے ہیں تو کیوں ہم اس پہ انسسٹنٹ ان کو لے کے آنا ہے. لیکن کیونکہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے, وہ اس پہ ان کا جو حکم جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے, تو لہٰذا ان کو اس میں لے کے آئے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہی ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر اگر سوالات اٹھ رہے ہیں تو آپ ان میں مزید اضافہ کر دیں گے. یہ ٹائمنگ نہیں تھی کہ آپ ایڈ ہاک ججز کو انڈکٹ کرتے. آپ ریگولر ججز جو آپ کے پاس اسپیس موجود ہے آپ ان کو لے کے آتے ہیں, مختلف ہائی کورٹس کے اندر جو سینئر جج جو بیٹھے ہیں ان کو آپ اس کے اندر لے کے آتے ہیں, تو کم از کم سپریم کورٹ کے اوپر یہ سوالات نہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جی سلمان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے, I completely agree with it. اس میں صرف ایک چیز کا جو ہے نا صرف اضافہ کر لیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح باقی تمام چیزوں کی ریفارم کی ضرورت ہے, جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, اور یہ ایڈ ہاکزم کا مسئلہ ونس اینڈ فار آل جو ہے نا وہ ایڈریس ہونا چاہیے. اب یہ بلی تھیلے سے باہر ہے, اٹس بیٹر دیٹ وی ایڈریس دس. ٹھیک ہے, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. عمر دراز گدل آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا انصاف کا عمل تیز ہو جائے گا؟ اور پھر یہ جو ساری پریکٹس ہو رہی ہے, کیا ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے ہوتی رہی, یہ 4 مہینے کی وضاحت سامنے آ رہی ہے, ٹائمنگ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, یا یہ کوئنسیڈنس ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ بات ٹھیک ہے, جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے وہ کوئی ایسے فیصلے کر کے اس کو نہیں جانا چاہیے کہ ان کمنگ چیف کے لیے پرابلمز ہوں. یہ ویسے ہی ہے جیسے پرائم منسٹر اپنے آخری دن کے اوپر کوئی ایسی اپوائنٹمنٹس کر جائے, کوئی پروموشن بورڈ کر جائے, تو وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نام پروپوز کیے, ان ناموں کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے, پھر ان میں سے 3 لوگوں نے جب آپ سے معذرت کر لی, تو میرا خیال ہے یہ پروسیس اٹ سیلف کنٹروورشل ہو گیا. یعنی 2/3 75% بنتے ہیں, انہوں نے کہا ہم نہیں آنا چاہتے. دیکھیے مقبول باقر صاحب, مشیر عالم صاحب کا قد بڑا ہی ہوا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کنٹروورسی میں پڑھنے کی, جب اس کے اوپر سوالات آ رہے ہیں, بارس کی جانب سے آ رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے آ رہے ہیں. پھر مظہر علی میاں خیل صاحب نے جب معذرت کر لی تو میرا خیال تھا ان کا نام ڈراپ کر دینا چاہیے تھا, لیکن باوجود اس کے کہ یہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ضد بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے لے کے آنا ہے. یہ ویسے ہی بات ہے جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اگر ایک جج کے آنے سے یا 2 ججز کے آنے سے کتنا کوئی بیک لاگ ختم ہو جائے گا. آپ کو وہ سوال کا جواب نہیں دینا, پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیڈ ہے کہ جو ججز کی تعداد ہے وہ بڑھائی جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تعداد بڑھانے کے حوالے سے جہاں بہت ساری باقی باتیں کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے, تو قاضی صاحب کو اور سپریم کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو کہ جناب ہمارے لیے پرابلم ہو رہی ہے. جب آپ نے پہلے 17 ججز کی تعداد مقرر کی تھی تو اس وقت صورتحال یکسر مختلف تھی, آج تقاضے بدل چکے ہیں. آپ مہربانی کریں, جہاں اتنی قانون سازیاں کرتے ہیں, آپ اسی طرح سے جیسے آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر پارلیمنٹ کے ایکٹ کو اپہولڈ کیا, یہاں پہ بھی اپہولڈ کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم ان کو لکھ رہے ہیں. جس طرح باقی چیزوں میں آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ لکھنے والوں نے, کانسٹیٹیوشن لکھنے والوں نے ایسا نہیں لکھا تو یہ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا, یہ ان کی غلطی ہے, تو یہ بھی آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیتے, وہ خود سے فیصلہ کر لیتے. یہ باتیں کر لیتے. اچھا, بڑی جینوئن اور ویلڈ تھی. اور ایک اور بات ہے, 1 سال کے اندر قاضی صاحب جب سے آئے ہیں, جتنا ان کا ٹائم ہو گیا ہے,
कितने केसेस उसमें इजाफा या कमी हुई है वो हम सबको पता है। और फिर वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 4-1,000 का मेरे ख्याल में फिगर सामने आया था, आपके भी इल्म में, हमने उस पर बात भी की थी। लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो रिटायर होकर गए थे, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने कौन सा रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बना दिया था कि उन्हीं का हमें नाम चाहिए था। तो मेरे ख्याल से कोई अच्छा फैसला नहीं है, इसमें कंट्रोवर्सीज हैं और सवालात उठते रहेंगे। और एक और बात है, एडहॉक जज का तस्वुर जब पिछले 10 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हुई तो आप वो आपने कैसे लिया। और मैं आपको एक हैरानकुन बात बताना आपको पता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 दर्जन से ज्यादा जजेस की असामियां खाली हैं। आपको पता है कि हाई कोर्ट सारे में जी 26 सीटें खाली हैं, उसके ऊपर उमर दराज 26 असामियां खाली हैं हाई कोर्ट्स की। आप बात करें ओवरऑल में हाई कोर्ट की भी बता दूं, 2 दर्जन से ज्यादा है और वहां पे आप नहीं कर रहे। और यहाँ पे आपको फिर चाहिए तो ये था कि आप ये जो जजेस आपने 4थे नंबर वाले शायद बिलाल साहब का एलिमेंट किया, उनको लाहौर में रहने देते, आप कहीं और से सीनियर जजेस को ले जाते। अगर आपको ये सूरत है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं और वो और आम आदमी के केसेस भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उमर दराज, बिल्कुल मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, 2 दर्जन से ज्यादा 26 वहां पे हैं, ओवरऑल 41 का फिगर है कि जो है वो आसामियां खाली। लेकिन मैं शायद राजा साहब आज क्या हुआ, जरा अंदरूनी कहानी भी बताइए कि आज जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास था उसमें ये 2 नाम तो सामने आए, लेकिन इसके अलावा क्या डिस्कस होता रहा, क्या इख्तिलाफात सामने आते हैं? वो बताता हूँ मैं। पहले थोड़ा सा आपका ये जो आज जो एक कमीशन के मेंबर थे अख्तर हुसैन, उन्होंने उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया जी कि वहाँ पर ये जो एडहॉक जजेस के नए चीफ जस्टिस तकर्रर नहीं कर सकते, ये बात नहीं। जो आज ये हुआ, जो मिनट सामने आएंगे तो पता चलेगा, उसमें ये लिखा गया कि जो आज एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, इनको 1 साल तक नए चीफ जस्टिस हटा नहीं सकेंगे। ये आज हटा नहीं सकेंगे। अच्छा ठीक है हटा नहीं सकेंगे, ठीक है। और दूसरा, ये सोशल मीडिया के हवाले से सलमान अनीस साहब बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के वो जिक्र आया जी कि सोशल मीडिया के दबाव पर, ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। तसद्दुक़ जिलानी ने खत लिखा था, वो यक रुकनी कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाले मामले पे, उस खत में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फारिसा को आइन पढ़ाया था, सोशल मीडिया का कोई जिक्र नहीं आया था। मशीर आलम साहब ने खत लिखा, सोशल मीडिया का कोई जिक्र नहीं आया। इन्होंने कहा कि व्हाट्सअप दिखाया था चीफ जस्टिस ने, व्हाट्सअप नहीं। जस्टिस मजहर मियां आलम खेल का ड्राइवर खत देकर गया था इन्हें, माजद का जुडिशल कमीशन के मेंबरान तक पहुँचा कर गया था, व्हाट्सअप नहीं हुआ था। और फिर ये बात कि आज अंदरूनी कहानी क्या है, आज एक उमर दराज गोंदल साहब को एक बार जवाब दे दूँ। सरदार तारिक मसूद साहब का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं, उनके कंडक्ट पे कोई सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब एक दिन में 40 फौजदारी केसेस की समाअत करते रहे और निपटाते रहे, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वैसे ठीक है, बाकी आज जो जुडिशल कमीशन में जो अंदरूनी कहानी है, वहाँ पर यह नहीं हो कि एक ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम को लेकर या मजहर मियां आलम खेल के नाम को लेकर वहाँ गौर फिक्र होता रहा। नहीं, आज वहाँ पर हमारे जो वज़ीर दफ़ा है, क्या नाम है, वो सियालकोट से उनका तल्लक है, ये जो है कहते होते हैं, क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब के जो आपने वैसे पिछाड़ राजा साहब आज वही काम किया है जो बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब भी करते हैं। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब की वो बयानात जो नहर में डुबकी लगाकर बाहर बैठ के अब चूप के उन्होंने बयान दिया है कि जनाब मार्शल लॉ लग रहा है, एमरजेंसी और लग रही है, फलां हो रहा है, इसको भी आज डिस्कस किया गया। फिर आज जो कल चीफ CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने जो स्पीच की, बड़ी खूबसूरत स्पीच की उन्होंने, जिसमें जजेस के ज़मीर की आवाज़ और पता नहीं फलां उस पे करते हैं बात, उस पे आते हैं, उसको भी डिस्कस किया गया। आज के कमीशन जो इजलास था ना, उसको भी वज़ीर कानून से जवाब मांगा गया। और मुझे जो लग रहा है कि ये मामला 184(3) की तरफ जाएगा, सू मॉडल ये जाएगा इस पर, और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल सकती है इस हवाले से। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 184(3) के तहत इस पे कार्रवाई होगी, जो तकरीरें और तनकीद इन फैसलों पे हो रही है अदलिया के हवाले से। इस पर मजीद भी बात करेंगे और फिर इसमें जो फैसलों के बाद सियासी मंजरनामे में क्या रंग सामने आ रहा है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।